हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11th फिजिक्स क्लासेस। इस वीडियो का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस की क्या एप्लीकेशन होती है, डायमेंशंस को कैसे यूज करते हैं। पहली एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला। एक फार्मूला सही है या नहीं है, इसको हम डायमेंशन से चेक कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल जैसे एक फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। हमने चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक लिमिटेशन होती है डायमेंशन की, वो कांस्टेंट क्वांटिटी की वैल्यू नहीं बताता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता है, मतलब ई की पावर एक्स के टर्म्स में जो भी होंगे उसके बारे में कुछ नहीं बताता। तो हम इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। बाकी हम दोनों साइड की डायमेंशंस को रखेंगे। अगर वो इक्वल आ गई तो ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये मास है, ये वेलोसिटी है, ये मास, एक्सेलरेशन और हाइट लेंथ है। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर से मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल। तो हमने दोनों साइड के डायमेंशंस को लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। तो जो राइट साइड है, जो लेफ्ट साइड है, उसकी डायमेंशन क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करें तो एम, एक एल यहाँ है, एक एल ये है, एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो दोनों साइड की जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल हैं, दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ऐसे ही हम एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं, एफ, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये एक फॉर्मूला है जहां पे एफ फोर्स है, एम मास है, वी वेलोसिटी है और आर रेडियस है। हमने चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो हम दोनों साइड के डायमेंशंस को लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो एफ का डायमेंशनल, एफ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू। हम डायमेंशंस को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब तक हमें उनकी डायमेंशनल फॉर्मूले याद ना हो। अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है तो हम डायमेंशंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये हो गया मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम। वी वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस वन का स्क्वायर अपॉन आर लेंथ है, लेंथ का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है। तो इधर का तो पूरा सॉल्व है, हमने राइट साइड को सॉल्व करना है। तो एम, ये हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एल। तो इससे कैंसिल हो गया तो बचा एम एल टी माइनस टू। तो जो लेफ्ट साइड की डायमेंशन है वो राइट साइड की डायमेंशन के इक्वल है, इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये इसकी पहली एप्लीकेशन हो गई। दूसरा होता है टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर्स। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। इसका सेकेंड एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हम डायमेंशन से कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में देखना। इसके लिए पहले एक फॉर्मूला होता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को में चेंज करने में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस चेंज नहीं होंगी, उसकी डायमेंशन सेम रहेंगी दोनों सिस्टम में, सिर्फ उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, बाकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। तो इसके लिए माना एक सिस्टम में किसी की डायमेंशन एम में ए, एल में बी और टाइम में सी है, और यहाँ पे उसकी न्यूमेरिक वैल्यू n1 है। तो ये डायमेंशन सेम है, इक्वल्स टू n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। मास, लेंथ, टाइम की यूनिट्स अलग अलग हो सकती हैं लेकिन उनकी डायमेंशन सेम होंगी दोनों सिस्टम में। तो दोनों की डायमेंशन सेम कर दिया। यहाँ पे उसकी न्यूमेरिक वैल्यू n1 है, यहाँ पे n2 है। हमने एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें n2 की वैल्यू निकालनी है। तो n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n1 m1 अपॉन m2 की पावर a
L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ये इसका एक फॉर्मूला है। 111 में हमें जिसमें दिया है उसको लिखेंगे, 2 में हमने जिसमें कन्वर्ट करना है उसको लिखेंगे, और उनकी जो डायमेंशंस होंगी वो सेम होंगी। अब ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, न्यूटन को डाइन में। ये दोनों फोर्स की यूनिट हैं। ये एमकेएस सिस्टम में होता है, एमकेएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइन। तो हमने चेक करना है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। अब ये किसका डायमेंशनल, ये किसकी यूनिट है, फोर्स की। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू होता है। तो अब हम यहाँ पे हमने एन टू की वैल्यू फाइंड करनी है, एन वन कितने को कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को। तो एन वन की वैल्यू हो गई 1। तो हमने एन टू फाइंड करना है, एन टू इक्वल्स टू एन वन हो गया 1। देखो एम के सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट होती है ग्राम। तो ऊपर वाले में मास क्या है, किलोग्राम, और कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम में। और इसका डायमेंशन यहाँ पे ए की जगह क्या है, 1 हो गया। ऐसे ही एल वन किस में है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, एमकेएस सिस्टम में मीटर, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर की पावर 1। ये एमकेएस सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मास की यूनिट, लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड। ऐसे ही सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, और टाइम की दोनों में सेकेंड होती है। सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -2। तो ये कैंसिल हो गया। अब हमने कन्वर्ट कर देना है, किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, इनटू मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया। तो N2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 + 2 5, 10⁵ मतलब 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। ये दूसरा एग्जांपल है, ये पहला था, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये हमें कन्वर्ट करना है। अब जूल होता है वर्क की यूनिट। जूल किसकी यूनिट है, वर्क की यूनिट है। ये एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस, ये मास है, ये लेंथ है, ये मास है, और ये टाइम है। हमने इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो सेंटीमीटर, ग्राम, ये किलोग्राम है, ग्राम, और सेकेंड में कन्वर्ट करना है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² T-2। ये होता है वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, ml² T-2। अब फिर से इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिखना है, N2 = N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। अच्छा, N1 कितना है, 1। M1 ये जो जिस सिस्टम में है, एमकेएस सिस्टम में है, तो M मतलब हो गया मास की यूनिट हो गई किलोग्राम। कन्वर्ट करना है ग्राम में, की पावर A क्या है, मास का डायमेंशंस कितनी है, तो 1 है। ऐसे ही L1 अपॉन L2, L क्या है, लेंथ है, लेंथ का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, मीटर। कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में। अब B क्या है, लेंथ का डायमेंशंस है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या है, 2 है। ऐसे ही टाइम दोनों में सेकेंड होता है, और डायमेंशन -2, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो हो गया किलोग्राम को अब ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 10⁻³ इंटू 10⁻, ये 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो गया। तो टोटल सॉल्व करके क्या आ गया, 10⁻7 अर्ग। तो मतलब 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। इस तरीके से
हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। करना क्या है, सीधे सीधे एक फॉर्मूला है m1 अपॉन m2। m1 जिस सिस्टम में दिए हैं m1 l1 t1 और m2 l2 t2 जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे किलोग्राम था, यहाँ पे ग्राम था, लेकिन डायमेंशंस कभी चेंज नहीं होती हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने पे। तो दो एप्लीकेशन हो गई, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला, हम चेक करते हैं कि कैसे कोई फार्मूला सही है या नहीं है डायमेंशंस से। फिर दूसरा होता है टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर। तीसरा होता है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तीसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। To find the relation between different physical quantities। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया होगा कि एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, उसका फॉर्मूला फाइंड करो। तो जैसे एक क्वेश्चन है, माना एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, एक बॉडी है, इस बॉडी का मास m है और इसकी रेडियस r है, और इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो v है। इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स F लगता है। F डिपेंड करता है इसके मास, वेलोसिटी और रेडियस पे। इस बॉडी के मास, वेलोसिटी और रेडियस पे हमने इसका फॉर्मूला निकालना है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो अब ऐसे केसेस में क्वेश्चन समझ में आया। इसमें क्या कह रहा है कि एक बॉडी जो कि एक सर्कुलर मोशन में है, उस बॉडी का पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, वो उस बॉडी के मास, उसकी रेडियस, जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। हमें उस फोर्स का और उन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता मास की पावर क्या आएगी, ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो हम इसमें मानेंगे कि माना इसकी पावर a है, इसकी पावर b है, इसकी पावर c है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया, इक्वल्स टू k, एक कांस्टेंट यूज करा, ma vb rc, ये एक इक्वेशन होगी। फिर क्या करेंगे, हम दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। f का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, mlt-2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। k कांस्टेंट है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। मास क्या हो गया, m का पावर a, v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला lt-1 की पावर b, और ये क्या है, लेंथ, लेंथ की पावर c। तो अब हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। तो अब अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इधर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इधर के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होना चाहिए। जैसे हमने पहला चेक करा था कि कैसे वो करेक्ट होते हैं, उसमें लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशंस के इक्वल होती हैं। तो अगर ये फॉर्मूला सही है तो इसमें राइट साइड की डायमेंशन लेफ्ट साइड की डायमेंशंस के इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो m की पावर a, l की पावर क्या हो गया, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, तो ये हो गया b प्लस c, और टाइम की डायमेंशन क्या हो गई, माइनस b, ये हो गई। और यहाँ की डायमेंशन क्या है, mlt-2, मतलब ये दोनों साइड की जो डायमेंशंस हैं ये इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम कंपेयर कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करने में दोनों साइड की डायमेंशंस एक होंगी। तो यहाँ पे m की डायमेंशन कितना है, 1, यहाँ पे क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, l की वैल्यू क्या है, b प्लस c डायमेंशन, और यहाँ पे क्या है 1, तो b प्लस c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऐसे t की डायमेंशन क्या है, यहाँ पे माइनस b, और यहाँ पे क्या है -2, तो डायमेंशन क्या होनी चाहिए, -2। तो अगर इसको सॉल्व करें तो b की वैल्यू आ गई 2। अगर हम यहाँ पे पुट कर दे b की वैल्यू 2, तो 2 प्लस c इक्वल्स टू 1, c की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब हमें a की भी वैल्यू पता है, b की भी वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है। इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो f इक्वल्स टू क्या आ गया, k की वैल्यू, k कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको हम k भी लिख सकते हैं। अभी इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। m की पावर a की वैल्यू क्या थी, 1, v की पावर b की वैल्यू क्या थी, 2,
और r की पावर c की वैल्यू क्या निकली -1, तो माइनस का मतलब होता है अपॉन में है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया f इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी अभी हमने जब किसी फॉर्मूले को चेक किया था कि सही है नहीं है, उसमें हमने इस फॉर्मूले को डायमेंशनली चेक करा। यहाँ पे हमने क्या करा, इसको डायमेंशनली फाइंड करा कि कैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन क्वांटिटीज में डिपेंड करती है। ऐसे ही हम इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट है। ऐसी सेकंड एग्जांपल देखो, माना एक पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा है, इसमें ये जो लेंथ है इसकी L है, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है वो G लग रहा है, और इसका मास M है। इस पेंडुलम का मास, इस जो बॉब है, इस बॉब का मास M है। अब हमने इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब, जो बॉब का मास है, लेंथ पेंडुलम की, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। हमने इसके लिए फॉर्मूला फाइंड करने की क्या फॉर्मूला होगा उसका, तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c मान लिया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के एक कांस्टेंट यूज करेंगे k, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। ये एक इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या करना पड़ता है, दोनों साइड की डायमेंशंस। ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की डायमेंशन, टाइम पीरियड मतलब टाइम की डायमेंशनल फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m a, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l b, और g है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt माइनस 2 की पावर c। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -2। ये किसके इक्वल हो गया, t के इक्वल हो गया। अब क्या होगा, ये दोनों के डायमेंशंस जो है वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, मास है नहीं, मतलब मास का जो डायमेंशंस है वो 0 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब ये वैल्यू 0 है, तो जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब b प्लस सी, यहाँ पे लेंथ भी नहीं है, तो लेंथ की डायमेंशन 0, तो यहाँ पे l की वैल्यू b प्लस सी है, डायमेंशन यहाँ पे 0 है। ऐसे ही t की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2c है, 2c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो -2c इक्वल्स टू 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अगर हम c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो b -1/2 इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं पुट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, t इक्वल्स टू k, m की पावर a की वैल्यू क्या हो गई 0, l की पावर b की वैल्यू हो गई 1/2, और g की पावर c की पावर क्या है -1/2। अब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 हो गया, तो t इक्वल्स टू k, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, और माइनस का मतलब होता है नीचे लिख देना है, तो ये दोनों स्क्वायर रूट में है l अपॉन g, तो ये एक फॉर्मूला आ गया। इसमें जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है 2π, तो ये फॉर्मूला हो गया t इक्वल्स टू 2π अंडर रूट l अपॉन g। तो ये डायमेंशन से हमने इसके फॉर्मूले को फाइंड करा। अगर हम चेक करना चाहें डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड के डायमेंशंस को रख देंगे। जैसे ये t है, t का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया t इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है इसको छोड़ देंगे, अंडर रूट l, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l हो गया, ये नीचे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया t स्क्वायर, और स्क्वायर ये ऐसा हो गया अंडर रूट 1 अपॉन t की पावर -2 ऊपर जाएगा, तो अंडर रूट टी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट से बाहर निकला t, तो दोनों साइड का डायमेंशन सेम है। तो हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इसकी 3 एप्लीकेशन होती हैं। पहला कि हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला सही है या नहीं है। दूसरा क्या होता है कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा क्या होता है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशंस होती हैं डायमेंशंस की। इसी के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि जो डायमेंशन होता है वो कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता है, वो साइन और कोसाइन फंक्शंस के बारे में कुछ नहीं बताता है। अगर कहीं पे 3 से ज्यादा कोई क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज में डिपेंड कर रहा है तो हम उसको डायमेंशनली, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टाइम उसकी वैल्यू को हम सही फाइंड कर सकें। और एक और है कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x वाले जो टर्म होते हैं उसकी वैल्यू को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो ये डायमेंशंस हैं।